और उनकी सहयोगी दीपिका जी और हमारे सभी मित्र और छात्र छात्राएं। मित्रों, ये अचानक मैंने अपने ऊपर एक समस्या ओढ़ ली थी, लेकिन गांधी पर ही संभवतः कोई वक्तव्य दे रहे थे और मुझे पता चला कि ये इनके ऐसी PR के एक योजना के अंतर्गत है जिसमें कुछ मानदेय मिलता है। तो हिंदी के मित्र कवि लिखते हैं कि सोच रही उनके में कैसा लगता है। तो सोच रही जवाब देती है, कुछ नहीं बोलूँगी भैया, बोलने का पैसा लगता है। तो जब इन्होंने आश्वस्त कर दिया कि बोलने का पैसा दूंगा, तो मैंने कहा भाई तब मुझे भी बोलवा दीजिए। तो ये इनकी योजना नहीं थी, ये योजना मैंने खुद अपने ऊपर आयत्त की है। बहरहाल मित्रों, मानसिक हलचल ज़्यादा है, मुझे एक जगह अन्यत्र जाना है, लेकिन हम आपके बीच उपस्थित हैं। गांधी पर अपनी बातचीत को लेकर के हमारे बीच गांधी दर्शन के पूर्व आचार्य अध्यक्ष राजीव जी मौजूद हैं, तो जो कमी बेसी होगी उसको दूर कर देंगे। मित्रों, हमारे मानस पर गांधी इस कदर हावी हैं कि हम प्रायः मान करके चलते हैं कि हम गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, जो असत्य है। हमको अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए और इस बात को महसूस करना चाहिए कि हम गांधी जी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। 20वीं शताब्दी में भारत ही नहीं, विश्व के जो महानतम व्यक्तित्व का दर्शन हमें मिलता है, उसमें महात्मा गांधी अन्यतम हैं। इस शताब्दी के सबसे बड़े जीनियस आइंस्टीन ने कहा था कि महात्मा गांधी का होना एक चमत्कार है। आने वाली पीढ़ियां वर्षों तक ये विश्वास नहीं कर पाएगी कि इस धराधाम पर कोई हार मांस से चलने वाला कोई व्यक्ति ऐसा भी रहा होगा, ऐसा सोचने वाला रहा। आइंस्टीन के कमरे में 4 महान व्यक्तियों की तस्वीर टंगी हुई थी: मैक्स प्लांक, माइकल फैराडे, न्यूटन और महात्मा गांधी। 3 तो उनके विषय के थे और महान वैज्ञानिक थे, अपने समय के महानतम विशिष्ट ज्ञान के। और हमारे बीच में संजोग से अनिल बाबू फिजिक्स के जाता है, लेकिन उनके बीच में गांधी का होना और उस शताब्दी के सबसे बड़े जीनियस के कमरे में होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उनके मानस में कुछ ऐसा जरूर था जो हमको देखना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हमारा कर्तव्य है कि हम गांधी के बारे में जानें। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। गांधी जी की कई आलोचनाएं होती हैं और कई आलोचनाएं सर्वथा सही भी होती हैं, लेकिन आज हम अपने छात्रों के बीच एक सकारात्मक बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं और वही बातचीत करेंगे। जब हम अपने मानस में गांधी की कोई तस्वीर लाते हैं, कल्पना करते हैं कि गांधी प्रकृति के द्वारा बनाए हुए सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी नहीं, जीर्ण शीर्ण काया थी और मध्यम बोलते थे, धीमा बोलते थे। अर्थात गांधी में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको आकर्षण में डाल सकता था। ऐसे व्यक्ति के बारे में जब हम जानने को आते हैं तो देखते हैं कि बराक ओबामा अपने टेबल पर गांधी की तस्वीर रखते हैं। लूथर ने कहा था कि यदि हमको दुनिया की किसी भी समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ना है तो पहले गांधी के पास जाना चाहिए। तो ऐसे विश्व के लोग जब गांधी से अनुप्राणित और आप्लावित होते हैं तो हम क्यों गांधी को भूलते जाते हैं? पता नहीं हम उस देश के वासी हो गए हैं जिसमें भगवान बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया और बुद्ध का कोई चिन्ह यहाँ नहीं है। देश के बाहर बुद्ध की चिंता की जा रही है, बुद्ध का दर्शन मौजूद है। उसी तरह गांधी अब अपने देश में लगभग बीतरागी की तरह स्वीकार हो रहे हैं। तो मित्रों, हमको गांधी को जानने की आवश्यकता है कि गांधी क्यों महत्वपूर्ण थे। 1922 में अहमदाबाद के सेशन कोर्ट एंड जज के कोर्ट में गांधी जी देशद्रोह के एक मुकदमे में पहुंचाए गए थे और जज मिस्टर ब्रुकफील्ड जो एक अंग्रेज था खड़ा हो गया। दुनिया के इतिहास में किसी कोर्ट में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, किसी आरोपी के सामने जज खड़ा हो और उसने कहा कि यह कोर्ट अपने को धन्य समझता है कि
आपके ऐसे व्यक्तित्व का कोई आदमी यहाँ आया। वह यही नहीं रुकता और कहता कि आने वाले वर्षों में यह कोर्ट इस बात से रूबरू भी नहीं होगा कि इस तरह के व्यक्तित्व का कोई आदमी इस कोर्ट में फिर आ पाए। गांधी को उस केस में 6 महीने की सजा हुई। उस सजा के समापन पंक्ति में उसने कहा कि दुनिया का कोई कोर्ट आपकी सजा को कम नहीं कर सकता है, लेकिन यदि कोई कोर्ट आपकी सजा को कम करेगा तो मुझे आपसे भी समझता हूँ। तो इस व्यक्तित्व के आदमी के बारे में जब हम जानना चाहते तो लगता है कि जरूर कोई ऐसी दैवी शक्ति, और ये दैवी शक्ति उन्होंने जन्मजात ग्रहण नहीं की। मैं अपने छात्रों को संबोधित करना चाहता हूँ कि गांधी ने यह शक्ति एक्वायर्ड की थी, एडॉप्ट की थी, अर्जित की थी। गांधी एकदम मध्यवर्गीय परिवार के उसी आम व्यक्ति की तरह थे जिसमें हम सब हैं, और उसी मध्यवर्गीय व्यक्ति की आकांक्षा के तहत गांधी बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। छोटे भाई लक्ष्मीदास ने उनके खर्च वहन किया था कि मैं तुम्हारा खर्च वहन करूंगा। पत्नी कस्तूरबा के गहने उन्होंने बेचे थे और उस आकांक्षा के तहत वो इंग्लैंड गए थे। और जब बैरिस्टर बन करके आए तो धन कमाने की जो लिप्सा हमारे मध्यवर्गीय परिवार में, उसी तरह के आम आदमी थे उस समय तक गांधी जी। और 40,000 पाउंड के केस में जो उस समय के भारतीय रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए हुए, 8 लाख रुपए के 30% अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 24 वर्ष के उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 45 वर्ष की उम्र में गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। अनायास गांधी के साथ ऐसे समस्याएं आती रही कि गांधी अनायास उन समस्याओं से जूझते रहे, और अचानक एक दिन लोगों को पता चला कि गांधी महात्मा गांधी हो। महानतम लेखक लुई फिशर ने 7 डेज विद महात्मा लिखा है कि 1893 में पिट्स मारिट्सबर्ग के स्टेशन पर जिस व्यक्ति को जिस अंग्रेज ने फेंका था, उसको मालूम नहीं था कि आज जिसको उस ट्रेन के धक्के से स्टेशन पर फेंक रहा है वह एक दिन अंग्रेजी सत्ता को भारत से उतार कर फेंक देगा। उस सत्ता को जिसमें सूरज का अस्त और उदय नहीं दिखाई देता। और गांधी ने किया। गांधी चिंतित हुए। गांधी रात भर उस स्टेशन पर रहे और गांधी ने लिखा है कि मैं उसमें चिंता में था कि क्या इस घटना को भूल जाऊं या अपने लिए एक नए मार्ग का संधान करूं। मैंने इसीलिए कहा कि गांधी अनायास इस तरह की घटनाओं में जुड़ते गए जो गांधी को परिस्थिति जन्य महानता में, जिसको मैंने कहा कि उन्होंने एक्वायर्ड किया और एक्वायर्ड होता चला गया। और यह घटना उनको ऐसे ही नहीं, ये परिस्थितियां उनकी संघर्षशीलता, उनकी चरित्र की ऊंचाई और दृढ़ नैतिक चरित्र को दर्शाता है। शेख अब्दुल्ला के साथ जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट में गए, जज ने कहा कि पगड़ी बाहर खोल करके आओ। उन्होंने कहा कि पगड़ी नहीं खोलूंगा। तो कहा कि तुम बाहर चले जाओ। उन्होंने बाहर जाना स्वीकार किया। दक्षिण अफ्रीका के पेपर में अगले दिन पूरा लिखा अनवेलकम्ड विजिटर के शीर्षक से वो पूरी पेपर खा गई कि यह अनवेलकम्ड विजिटर है। और गांधी ने पहली बार लोगों को बताया कि नैतिकता के साथ, सही बोलने के उद्देश्य के साथ भी किसी की अवहेलना की जा सकती है और किसी का अनादर किया जा सकता है। और गांधी इस अनादर भाव के साथ चलते हैं और दूर कहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा कि गांधी धीरे धीरे विकसित होते हुए व्यक्तित्व का नाम है। यही महाविद्यालय है, ये गांधी कूप है जहाँ गांधी जी आए थे। 1917 में गांधी आए तो उससे पहले गांधी केवल मोहनदास थे। गांधी जी के पिता काबा गांधी ने 4 शादियां की थी। पहली पत्नी से एक लड़की, दूसरी पत्नी से एक लड़की, तीसरी पत्नी निसंतान और चौथी पत्नी पुतली बाई से 4 बच्चे हुए, एक लड़की और 3 लड़का। गांधी सबसे छोटे थे, मोहन, जिसको प्रेम से लोग घर में मोहनिया कहते। तो जब गांधी यहाँ आए थे तो मोहन बन करके आए, लेकिन जब गांधी यहाँ से चंपारण पहुँचे, जज ने कहा कि तुमने कानून तोड़ा है। ब्रिटिश
कोर्ट में उन्होंने कहा हाँ मैंने कानून तोड़ा है, यहाँ तक तो मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हारे कहे हुए पे मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा अधिकार है। और गांधी चंपारण नहीं छोड़े, और इसी चंपारण और इसी मुजफ्फरपुर ने मोहनदास को यहाँ से महात्मा गांधी बना दिया। यह हमारे महाविद्यालय और चंपारण के साथ जुड़ा हुआ है। कविश्वर जी तो गांधी के व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था जो गांधी को हमेशा लड़ने के लिए उद्धत करता था। और क्यों लड़ने लगा? गांधी के मन में लगता था कि कुछ ऐसा है। और गांधी कोई विलक्षण व्यक्तित्व के नहीं थे। जब इंग्लैंड पहली बार गए थे तो उन्होंने पहली बार लिफ्ट देखा था, वहां पर लिफ्ट देखा था। उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कि लिफ्ट है, मुझे तो कमरा जान पड़ा था और पहली बार लिफ्ट देखा था। उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो आदमी उनको लिफ्ट तक छोड़ने के आप उनसे अधिक वेशभूषा का उनसे अधिक जाके सुसज्जित था, गांधी ने उसको नतमस्तक किया। तो इस सामान्य वेशभूषा वाला आदमी जब पहली बार कोर्ट के सामने हाजिर हुआ, एक मामी बाई विधवा नाम के एक महिला का केस किया था। 30 रुपये फीस तय हुए और उस 30 रुपये फीस तय होने पर गांधी पहली बार भारत के कोर्ट में इंग्लैंड से पढ़ा हुआ बैरिस्टर एक शब्द नहीं बोल पाया था। गांधी ने लज्जित होते हुए यह स्वीकार किया कि पहली बार मैं कोर्ट के सामने कुछ बोल नहीं पाया और शाम में मामी बाई को उसका फीस वापस। तो व्यक्तित्व की यह ऊंचाई आयत्त की जाती है। 1915 आते आते गांधी जी 45 वर्ष के, उसकी 24 वर्ष के नवयुवक के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक शांत साधारण व्यक्तित्व के रूप में, तो एक परिपक्व वकील के बनकर के रूप में आए थे और उनका स्वागत करने के लिए उस पानी के जहाज अपोलो नामक जहाज से वापस आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले तो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे और बीमार थे और उनको स्वागत करने के लिए कहाँ पर थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं। क्यों? क्योंकि गोखले की अंतर्दृष्टि ने पहचान लिया था कि गांधी आने वाले भारत का भविष्य है, इसी के हाथ में आंदोलन की वह डोर होगी। और गोखले उनके स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने सुझाव दिया था कि तुम देश का भ्रमण करो, उसके बाद देश की चिंता करना। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक मैडियक से किसी ने पूछा था कि हम अपनी चिंता का शमन कैसे करें। मैडियक ने कहा था कि तुम अपनी चिंता छोड़ करके दूसरे की चिंता करने लगे, तुम्हारी चिंता का शमन हो जाएगा। और गांधी ने उसी दर्शन को अपनाया और गांधी याद करते हैं अपने वास्तविक गुरु के रूप में श्रीमद राजचंद्र को। सत्य के प्रयोग में गांधी ने उनको उनकी विलक्षणता को याद किया। जैन धर्म से जुड़े हुए हैं विजय। 25वें तीर्थंकर के रूप में उनकी पहचान की जाती है। लोग मानते हैं वो 25वें तीर्थंकर हुए हुए श्रीमद राजचंद्र, जिसको रायचंद्र बोलते थे गांधी जी। और गांधी जी ने लिखा 33 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। सत्य के प्रयोग में उनके अनूठे मिलन का कई वर्णन है कि जहाँ जहाँ मैं घबराया, जहाँ जहाँ मुझे कष्ट हुआ, वहाँ मैंने श्रीमद राजचंद्र से आइडिया लिया और उनसे सीख ली। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता में, ज्ञान में अद्भुत व्यक्तित्व था। और उन्होंने मिस्टर पोलाक को, जिस पोलाक ने उनको अनपुलिस लास्ट की वो प्रति भेंट की थी, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में उन्होंने सर्वोदय के नाम से किया था, उस पोलाक को लिखा कि संपूर्ण भारतीय देश में एक व्यक्तित्व के बारे में मुझे बताना है, वो सर्वोत्तम भारतीय व्यक्तित्व है श्रीमद राजचंद्र। तो अचानक गांधी ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में भी आते गए जिनसे उनका व्यक्तित्व निखरता गया, व्यक्तित्व बनता गया। और गांधी, हम तो हिंदी के आचार्य हैं। जब भारत में गांधी जी आए थे उस समय अंग्रेजों से लड़ाई की अभिव्यक्ति की भाषा अंग्रेजी थी। मैकाले नाम के एक व्यक्ति ने न तोप चलाई, न हथियार चलाई, न बंदूक चलाई, लेकिन उसने भारतीयों के मन में अंग्रेजी की दास्ता और अंग्रेजी के प्रभाव का एक ऐसा हवा प्रवाहित कर दिया कि लोग अपने ज्ञान विज्ञान को भूल करके अंग्रेजी के प्यार मोह में आ गए। और गांधी गुजराती भाषी थे, हिंदी भाषी, और गांधी ने कहा कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।
और संपूर्ण भारतीय आंदोलन की लड़ाई हिंदी के माध्यम से लड़ना स्वीकार किया और आपके सामने है। उस गांधी ने जब अनटू दिस लास्ट प्रहार रस्किन का जो मिस्टर पोलोक ने दी थी, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग से डरबन जाते हुए उन्होंने किताब पढ़ी और गांधी ने कहा कि मैं पूरे शरीर से चमत्कृत हो गया, मेरा शरीर रोमांचित हो गया उस पुस्तक को पढ़ करके, और उन्होंने उसका अनुवाद किया सर्वोदय के नाम से। सर्वोदय का जो हमारी सरकार अभी ले रही है, सबका विकास, सबका हित, और गांधी ने लिया कि नहीं, सभी का उदय, सभी तरह से। गांधी ने सभी का उदय सिर्फ नहीं लिया, सभी तरह से उदय लिया। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था अनटू दिस लास्ट। और गांधी जब इस अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद किया और फिर अन्य माध्यमों से सर्वोदय जब उनकी चेतना में और पूरे देश में कोई इसको फैलाने लगे, तो उसका प्रभाव कैसा होता है। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की उन्होंने, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना में जब के.आर. नारायण उपराष्ट्रपति हुए तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि यदि गांधी का वह हरिजन सेवक संघ का छात्रावास नहीं होता तो मैं भारत के इस सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचता, कहीं गाय चराया होता। अभी आपके विश्वविद्यालय में ठक्कर बापा एक हॉस्टल है, उसी हरिजन सेवक संघ के सचिव थे ठक्कर बापा, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक मसौदा तैयार करना था कि उसके हितार्थ उनके सर्वोदय के लिए किस तरह का मसौदा बनेगा, और ठक्कर बापा ने वो मसौदा तैयार किया था। जब मसौदा स्वीकार कर लिया गया तो ठक्कर बापा ने त्यागपत्र दे दिया, यह कहते हुए कि अब मेरा काम खत्म हो। अब हम लोग इस तरह के चरित्र के व्यक्तित्व से मिलते ही नहीं। हमारे देश में इस तरह के चरित्र का बनना लगभग बंद हो गया है लगता है, तो इसलिए गांधी याद आता। तो सर्वोदय दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गांधी सिर्फ अंतिम वाले व्यक्ति की खोज नहीं करते, और गांधी ने कहा कि आपको अपने चरित्र से बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एक बार राम मनोहर लोहिया ने गांधी जी से कहा कि बापू आप तो देखने में भी सुंदर नहीं है, आपकी आवाज भी बहुत मध्यम है और कोई बहुत ढंग से आप बोलते भी नहीं, फिर भी लोग आपकी बात सुनते हैं, और हम समाजवादी लोग बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, फिर भी लोग हमारी बात नहीं सुनते। तो गांधी ने कहा बेटा इसका कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि मैं एक भी ऐसी पंक्ति नहीं बोलता जिसका मैंने अपने आचरण पर प्रयोग नहीं किया हो। इसलिए गांधी ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा सत्य के मेरे प्रयोग। गांधी प्रयोग करता है, जीवन भर प्रयोग किया उन्होंने, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए प्रयोग करते रहे। प्रयोग विफल भी होते हैं, हमारे साथ फिजिक्स के कई विद्वान बैठे हैं, लेबोरेटरी में किया हुआ प्रयोग कोई सब सफल ही होगा ऐसा मान्यता नहीं है। इसलिए गांधी पर कई आरोप आयत किए जाते हैं कि गांधी ने अपने जीवन काल में एक भी आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं किया। लेकिन इस तरह के आरोप कई बार आपको लगेगा कि उनके बड़े व्यक्तित्व के रूप में होने हैं आरोप। और इस सर्वोदय दर्शन में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुख, और ये पहली बार नहीं, उन्होंने अपने सत्य के मेरे प्रयोग के साथ, सर्वोदय के इस प्रयोग के साथ अपने चिंतन अहिंसा को जोड़ा, अपने सत्याग्रह आंदोलन को जोड़ा, और इस अहिंसा और सत्याग्रह के साथ ब्रह्मचर्य को जोड़ा, और इस सब का मिला जुला रूप एक सर्वोदय दर्शन सामने दिखाई पड़ता है। और समाज के हर लोगों को बदलने एक इच्छा शक्ति उनके सामने थी। उन्होंने वर्धा आश्रम में एक अस्पृश्य जाति के लोगों को पनाह दी, और कहते हैं कि कस्तूरबा गांधी इससे नाराज हुए तो गांधी ने भोजन करना बंद कर दिया। गांधी के दो नैतिक हथियार थे, नैतिकता से भोजन बंद करके भी कोई आदमी लड़ाई जीत सकता है, इसके एकमात्र उदाहरण गांधी जी हैं। पूरा देश जब स्वतंत्रता आंदोलन का 10 मना रहा था, उस समय 24 घंटे गांधी
भूखे रह करके नोआखाली में, तो एक ऐसे व्यक्ति की त्रासदी क्या थी? तो त्रासदी यह थी कि 1909 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और 47 में देश स्वतंत्र होता है। 32 वर्षों तक जिस आदमी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई और देश की स्वतंत्र होने की कामना की, वह स्वतंत्र देश में मात्र 5 महीने जीवित रहा, 159 दिन। उस 159 दिन में उस व्यक्तित्व की हमने हत्या कर दी, जो जीवन भर अहिंसक था और अहिंसा का पुजारी था। उसको हमने हिंसक तरीके से मार दिया और प्रतिदिन मार रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने कहा था कि टू बैड टू बी टू गुड, बहुत अच्छा होना तो और खराब। तो इस तरह से गांधी ने जो दर्शन बनाया सर्वोदय का, गांधी से किसी ने पूछा कि आपका दर्शन क्या है? गांधी ने कहा कि मैं कोई दर्शन नहीं बनाता, मैं कोई पंथ नहीं चलाऊंगा, अहिंसा शब्द मेरे पहले ईसा ने चलाया, उससे पहले बुद्ध ने चलाया, महावीर ने चलाया, हमने कहीं से कोई शब्द नहीं बचा, सिर्फ मैंने प्रयोग किया है नए ढंग से अपने नए वातावरण के हिसाब से। और मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के दार्शनिकों ने दुनिया की अलग अलग ढंग से व्याख्या की है, लेकिन असली काम दुनिया को बदलने का है, जो काम सिर्फ गांधी ने किया। दर्शन की व्याख्या की आवश्यकता भी हमारे समाज को नहीं है। हमारे समाज को सर्वोदय ऐसे रास्ते पे चल करके दिखाने की आवश्यकता है। तो मित्रों, गांधी एक बड़े व्यक्तित्व के लोग हैं। हमारे दो और वक्ता हैं, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सर आपका, आपने प्रारंभ